बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोगों ने ईद को अच्छे से एंजॉय किया होगा और सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट टाइम एंड किया था। लास्ट टाइम वी स्टडीड सर्टेन टेक्निक्स जिसमें स्पटरिंग, आपके पास स्पटरिंग को हमने स्टडी किया और उस इसी तरह से कुछ और जो रिलेटेड टेक्निक्स हैं उनको हमने स्टडी किया। आज हम लोग देखेंगे कि जो थिन फिल्म्स हैं वो क्या होती हैं, थिन फिल्म्स फॉर्म कैसे हो सकती हैं, और इसके अलावा हम लोग सेल्फ असेंबल्ड थिन फिल्म्स को भी जो है वो स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी द लेआउट ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने कहा थिन फिल्म स्टडी करेंगे हम लोग, सेल्फ असेंबल्ड फिल्म्स को स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं थिन फिल्म से। तो थिन फिल्म्स के सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि थिन फिल्म्स क्या होती हैं, लिटिल बिट ऑफ इट्स हिस्ट्री, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ थिन फिल्म्स, इनके डायमेंशंस जो है थिन फिल्म्स के क्या हो सकते हैं, और इनके डिफरेंट ग्रोथ मोड्स और क्या टेक्निक्स है जिनकी मदद से हम थिन फिल्म्स फॉर्म कर सकते हैं, और इनकी जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट के थिन फिल्म्स जो है वो क्या होती हैं। Okay, first of all, we will define what are thin films. The thin film is a very small thickness layer of material deposited on a solid surface called substrate. सबस्ट्रेट का जो है आइडिया वो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि सबस्ट्रेट हम किसको बोलते हैं। सबस्ट्रेट वो सरफेस है जिसके ऊपर मतलब आप थिन फिल्म फॉर्म करोगे। तो जो मेन आपका बल्क मेन मटेरियल है दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट। तो थिन फिल्म एक बहुत स्मॉल थिकनेस लेयर है जो किसी भी मटेरियल की आप डिपॉजिट करोगे सबस्ट्रेट पर। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि आप लगाते हैं सन ब्लॉक, लगाते हैं, अप्लाई करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो इसमें स्किन आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा और जो सन ब्लॉक है दैट विल बी एक्टिंग एज अ थिन फिल्म। Its thickness is sufficiently small that surface and interface effects dominate over bulk properties, leading to modified electrical, optical, mechanical and magnetic behavior. अब इसकी जो थिकनेस होती है थिन फिल्म की वो बहुत कम होती है। कितनी कम होती है ये अब आगे लेक्चर में हम लोग मजीद इसको स्टडी करेंगे, उसकी बेस पर इनको डिफरेंट तरह से कैटेगराइज करेंगे। तो बात ये है कि इसकी जो थिकनेस है वो इतनी स्मॉल रखी, इतनी कम रखी जाती है कि जो सरफेस और इंटरफेस है उनके जो अफेक्ट्स हैं वो डोमिनेट करते हैं बल्क प्रॉपर्टीज पर। यानी कि बेसिकली ये सरफेस फिनोमिना, सरफेस एंड इंटरफेस जो है वो फिनोमिना है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे का सारा जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसकी कॉमन एग्जांपल जैसे सिलिकॉन थिन फिल्म्स है सोलर सेल्स के अंदर, एल्यूमिनियम थिन फिल्म्स हैं इन इंटरकनेक्ट्स, टिन नाइट्राइड हार्ड कोटिंग्स हैं ऑन कटिंग टूल्स, और पॉलीमर थिन फिल्म्स हैं इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब इनसे आप वाकिफ होंगे, ऑलरेडी इनके नाम आपने सुने होंगे। Okay, a little bit of history of thin films. The development of thin film is closely linked with the evolution of optics, vacuum science, and electronics. तो अर्ली डेवलपमेंट्स में 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड कि जो कलर पैटर्न्स होते हैं, सोप बबल्स, ऑयल फिल्म्स आपने भी देखे होंगे फर्श पर जब तेल सा गिर जाता है तो एक हल्की सी फिल्म सी फॉर्म हो जाती है। इसी तरह से आइजैक न्यूटन ही वाज द वन हु स्टडीड इंटरफेरेंस इफेक्ट्स इन थिन लेयर्स एंड एक्सप्लेन थिन फिल्म कलर्स। फिर न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट भी आपने यकीनन किया होगा। 19th से अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में वैक्यूम एवापोरेशन मेथड्स बिगिन टू डेवलप, क्योंकि दैट इज वेरी मच नेसेसरी। आपने वो देखा था लास्ट टाइम स्पटरिंग हमने किया, वहां पे वैक्यूम की इंपॉर्टेंस आपने देखी। ऑप्टिकल कोटिंग्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर लेंसेज एंड मिरर्स। सो इसका ऑप्टिक्स में जो है यूजेज है काफी। कंटिन्यूइंग द हिस्ट्री ऑफ थिन फिल्म्स,
मिड 20th सेंचुरी तक मेजर टेक्नोलॉजिकल फेज जो है ना, वो आप कह सकते हो इसे, विद इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर, दे कंट्रोल थिन फिल्म डेपोजिशन बिकम एसेंशियल, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स की फॉर्मेशन में और ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ आपकी आपके चिप्स, ट्रांजिस्टर, इनकी फॉर्मेशन में थिन जो कंट्रोल थिन फिल्म डेपोजिशन है, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। वो डिसाइड करती है क्वालिटी आपकी जो है डिवाइस की। Thin films became crucial in microelectronics fabrication. इससे रिलेटेड मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी होगी, जो हम लोग लेटर आगे स्टडी करेंगे। मॉडर्न एरा में अब हमारा जो फोकस है इसमें, वो किस पर है? ग्रोथ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मैम्स, solar cells and magnetic storage, that has made thin films and engineering one of the most important areas of material science. ओके, अब चीज ये आती है कि मतलब हर चीज का कोई ना कोई पर्पस है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेवलपिंग थिन फिल्म्स? तो थिन फिल्म्स आर डेवलप्ड मेनली टू टेलर सरफेस प्रॉपर्टीज विदाउट चेंजिंग बल्क मटेरियल। जैसे कि पहले भी कहा कि बेसिकली ये सबस्ट्रेट और जो आपका थिन फिल्म है, उन दोनों के दरमियान एक इंटरफेस जो है फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये जो फिनोमिना है थिन फिल्म्स का, ये आपका सरफेस फिनोमिना है, और इसमें जो बल्क का इन्वॉल्वमेंट है वो मतलब लाइक ना होने के बराबर है। तो मेन पर्पस इसका ये है कि प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशंस के लिए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इम्प्रूव करने के लिए, ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो उनके साथ ऑल्टर करने के लिए, उन्हें उन्हें enhance करने के लिए। इसी तरह से जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसकी हार्डनेस या क्रोजन रेजिस्टेंस को जो है वो डेवलप करने के लिए, enhance करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए। इसके अलावा मिनिचराइजेशन में थिन फिल्म्स जो है, दे एनेबल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फैब्रिकेशन एंड स्केलिंग। अगर ये थिन फिल्म्स वगैरह ना होते तो माइट भी आपका जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कभी भी इतना डेवलप नहीं कर पाता। फंक्शनल सरफेस क्रिएशन के लिए और कैटालिटिक सरफेसेस के लिए ये इसके कुछ पर्पस है। अगर इसको मजीद कंटिन्यू करें पर्पसेस को, तो इसमें मैग्नेटिक लेयर्स के लिए, सेंसर, एक्टिव लेयर्स, मटेरियल सेविंग, क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो है एक्सपेंसिव मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज इट्स अ सरफेस सरफेस एंड इंटरफेस फिनोमिना, नॉट बल्क इज नॉट इन्वॉल्व। इसी तरह से कुछ न्यू फिजिकल इफेक्ट्स जो है उनको स्टडी करने के लिए क्वांटम एंड कन्फाइनमेंट विल बी प्लेइंग इट्स रोल, स्ट्रेन इंड्यूस्ड बैंड स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, और इसी तरह से इंटरफेस ड्रिवन फिनोमिना जो है वो स्टडी करने के लिए आप थिन फिल्म्स जो हैं उन्हें फॉर्म करते हैं। अच्छा, पहले भी बात हुई कि जो थिन फिल्म्स हैं, हमने बात की शुरू में लेक्चर के कि उनकी वेरियस थिकनेस होती है, तो थिकनेस कहाँ तक कैसे होगी? इसमें ऐसा है कि मतलब कोई खास मखसूस कैटेगरी नहीं, यहाँ पे मैंने रफ वैल्यूज जरूर ले दी लिटरेचर में जो अवेलेबल हैं, लेकिन ये ना फिनोमिना डिपेंडेंट भी बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है कि एक चीज एक पर्पस के लिए जो है वो थिक फिल्म है, लेकिन किसी दूसरे पर्पस के लिए वो थिन फिल्म के तौर पर एक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें इंडियम ऑक्साइड फिल्म की, तो उसमें जो है दैट कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर बैरियर कोटिंग ड्यू टू इट्स हाई ट्रांसमिशन इन द विजिबल रीजन एंड इट्स हाई रिफ्लेक्टिविटी इन इंफ्रारेड रीजन। तो that is caused by optical interference effects, and it has to be approximately 300 nanometer thick. तो for optical applications इस फिल्म को हम कंसिडर करेंगे थिन, बेशक ये 300 नैनोमीटर थिक है, लेकिन जब इसी सेम मटेरियल को यानी इंडियम ऑक्साइड को, इंडियम ऑक्साइड फिल्म जो है 300 नैनोमीटर की ही, इसको हम लोग मतलब इफ इट इज वर्किंग एज एज एन इंसुलेटर इन जोसेफसन जंक्शन, तो उस केस में 300 nanometer would be much too thick to allow Cooper pairs to tunnel through the oxide. यानी कि for this application indium oxide should be having a thickness of almost 2 nanometer। यानी कि सेम मटेरियल है, लेकिन उसके जब इंडियम ऑक्साइड को आप ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे स्टडी कर रहे हो, तो 300 नैनोमीटर जो है वो दैट इज लाइक थिन फिल्म के तौर पर एक्ट कर रहा है। लेकिन सेम फिल्म को जब आप एज इंसुलेटर इन जोसेफसन जंक्शन के लिए कंसिडर करते हो, तो वहां पे ये 300 नैनोमीटर एक थिक फिल्म के तौर पर एक्ट करेगी। यानी अगर ब्रीफली इस बात को मतलब हम लोग सम अप करें, तो दैट मीन्स के ये जो इसके डिमेंशंस हैं वो पर्पस डिपेंडेंट भी होते हैं, कि उस लिहाज से किसी एक पर्पस के लिए सेम चीज जो है वो थिक, और सेम चीज जो है वो दूसरे पर्पस के लिए वो थिन भी हो सकती है फिल्म। तो लेकिन अगर हम लोग रफली बात करें, तो लिटरेचर में जो अवेलेबल वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग, एट वेरी स्मॉल थिकनेस इलेक्ट्रॉन मोशन एंड फोनॉन ट्रांसपोर्ट बिकम साइज डिपेंडेंट। अल्ट्रा थिन फिल्म जो है वो लेस देन 10 नैनोमीटर,
थिन फिल्म जो है वो तकरीबन 10 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, उनको थिन फिल्म कंसिडर करेंगे। और जो थिक फिल्म्स हैं उनकी वैल्यूज हम लोग लेते हैं 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। तो आई होप आपको ये जो है डायमेंशन रिलेटेड फिनोमेना ये क्लियर होगा। अच्छा, अब इसकी ना क्लासिफिकेशन, देर आर डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन मेथड्स जो है ना जो अवेलेबल हैं, जिनकी बेसिस पर हम लोग थिन फिल्म्स को कैटेगराइज करते हैं। लेकिन उनमें से जो ज्यादा मशहूर है यानी ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं, उनको ये मैंने रेड में जो है ना वो हाईलाइट कर दिया। स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टलिनिटी बेसिस पर, प्रेपरेशन मेथड की बेसिस पे, ग्रोथ मोड के बेसिस पे। इसके अलावा थिकनेस, कंपोजिशन, माइक्रोस्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल नेचर, वेटिंग, एडहेशन, फंक्शन, एप्लीकेशन की बेसिस पर भी इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यू कैन सी देम इन द टेबल। की थिकनेस की बेसिस पर इसको आप तीन कैटेगरीज, अल्ट्रा थिन, थिन, थिक, ये भी आपने ऊपर जिसको डायमेंशंस में देखा, वो उन कैटेगरीज में आप इसे जो है वो यू कैन पुट इट इन दोज कैटेगरीज। डायमेंशंस आर अवेलेबल इन द प्रीवियस स्लाइड। और उनके जो है अकॉर्डिंगली जो उनके बेसिक फीचर्स हैं वो आपके पास यहाँ पर सामने गिवन है। जैसे अल्ट्रा थिन है तो स्ट्रॉन्ग क्वांटम एंड सरफेस इफेक्ट्स होंगे वहां पर, और उसका जो मतलब एग्जांपल है उसमें वो सारी थिन फिल्म्स आ जाएंगी जिनके डायमेंशन लेस देन 10 नैनोमीटर्स हैं। थिन फिल्म्स जो है वो आपके पास जो मेन उनका फीचर है दैट इज लाइक सरफेस एंड बल्क बोथ आर इम्पोर्टेंट इन दिस केस। और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस फिल्म्स में जो है इनका यूजेज है। जो थिक फिल्म्स हैं डेफिनेटली वहां पर आपके पास बल्क बिहेवियर जो है वो डोमिनेट करेगा, और ये थिक रेजिस्टिव कोटिंग्स में इनका इस्तेमाल है। अब हम लोग बात कर लें इसी तरह से बाकी सारे जो है ना दे आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। और इसमें देखिएगा अगर कोई इशू हुआ तो यू कैन डिस्कस विद मी। तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे, क्रिस्टलिनिटी की बेसिस पे आप इसको जो है वो इन तीन कैटेगरीज में पुट कर सकते हैं। मॉर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, यानी एपिटेक्सियल ग्रोथ से जो आगे आपने मैंने बताया कि आप पढ़ेंगे भी हम लोग इन डिटेल इसको। तो एमॉर्फिस में जैसे एमॉर्फिस होता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो एमॉर्फिस सिलिकॉन फिल्म्स जो हैं वो लाइक इसके एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन में मैनी ग्रेन्स होती हैं, इसमें डिफरेंट ग्रेन बाउंड्रीज आ जाएंगे आपके पास। स्पटर्ड मेटल मेटल फिल्म्स इसके एग्जांपल हैं। सिंगल क्रिस्टल में परफेक्ट लैटिस कंटिन्यूटी होगी, तो उसमें गैलियम आर्सेनाइड जो है ये एक सेमी कंडक्टर है। एपिटेक्सियल फिल्म जो है वो इसकी एग्जांपल है। प्रेपरेशन के मेथड बेसिस पर पीवीडी मेथड, फिजिकल डेपोजिशन, जो प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं, जिसमें मटेरियल फिजिकली ट्रांसपोर्ट होता है। और एवेपोरेशन फिल्म इसकी एग्जांपल है। केमिकल डेपोजिशन, सीवीडी जिसको बोलते हैं, इसका भी जिक्र मैंने किया था जब यहाँ पे हमने पीवीडी पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन फॉर्म फिल्म्स। इसमें सीवीडी सिलिकॉन ऑक्साइड्स जो है वो हो सकते हैं, डाइऑक्साइड सॉरी। सोल्यूशन प्रोसेस यानी सोल जेल टेक्निक जो होती है, ये भी हमने मतलब क्लास में जो है उसको डिस्कस किया था जब इनिशियली हमने ये नैनो का कोर्स स्टार्ट किया था। तो इसमें लिक्विड प्रिकर्सर बेस्ड मेथड होता है, सोल जेल फिल्म जो है वो इसके एग्जांपल हैं। इसके अलावा सेल्फ असेंबल्ड जो है वो मेथड है, इसमें स्पॉन्टेनियस ऑर्डरिंग होती है, इसको अभी आगे इन डिटेल पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और ऐसे हम लेयर्स इसकी एग्जांपल हैं। ग्रोथ मोड की बेसिस पर आप इसको तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो, ये आपके नोट्स में भी मौजूद है और आज इसको हम डिस्कस भी करेंगे। आइलैंड ग्रोथ मेथड, जिसमें 3D क्रिस्टल क्लस्टर्स जो हैं दे फॉर्म फर्स्ट, इसको मतलब वोमर वॉमर वेबर ग्रोथ टेक्निक भी बोलते हैं। लेयर ग्रोथ, जिसमें मोनोलेयर कंप्लीशन होती है यानी लेयर्स फॉर्म होते हैं, इसको फ्रैंक वेंटर मर्वी मेथड भी बोलते हैं। और एक मेथड होता है लेयर प्लस आइलैंड, यानी इसमें दोनों आ जाते हैं, तो ये स्ट्रेन इंड्यूस्ड आइलैंड्स हैं। और स्ट्रांस की क्रस्टनोव या मिक्स्ड मेथड जो है ना ये इसकी एग्जांपल है। तो इसी तरह से अब आपने माइक्रोस्ट्रक्चर को भी देख लेना है। वहाँ पे डेंस, कॉलमनर और पोरस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रिकल नेचर की बेसिस पे मेटालिक, सेमी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग तीन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। वेटिंग या डहाशन की सेंस में आप इसको दो फिल्म्स में, वेटिंग फिल्म्स और नॉन वेटिंग फिल्म्स जो है वो उसमें आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और एप्लीकेशन भी हम लोग इसको इसको कैटेगराइज कर सकते हैं चार कैटेगरीज में। कंडक्टिंग थिन फिल्म्स, ऑप्टिकल थिन फिल्म्स और मैग्नेटिक और प्रोटेक्टिव थिन फिल्म्स। और अकॉर्डिंगली उनके जो है मकासद क्या है और एग्जांपल्स क्या है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये सब इस टेबल में गिवन है। अच्छा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थिन फिल्म ग्रोथ टेक्निक्स। जैसे मैंने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रोथ मेथड की बेसिस पर, जिसको आगे मैंने स्टडी हम लोग करेंगे। और एक जो है उनकी काम ये जो कि किस तरह से उन्हें बनाया जाता है उस फैब्रिकेशन मेथड की बेसिस पर। तो ये फैब्रिकेशन मेथड की बेसिस पर जो दो मशहूर टेक्निक्स हैं वो है फिजिकल
वेपर डेपोजिशन टेक्निक्स, पीवीडी मेथड्स, जिसमें थर्मल एवेपोरेशन आ जाएगी, स्पटरिंग, पल्स, लेयर डेपोजिशन, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल हमने किया था। और दूसरा है केमिकल मेथड्स, सीवीडी, और इसमें केमिकल वेपर डेपोजिशन, जिसमें गैस फेज रिएक्शन फॉर्म सॉलिड फिल्म, एटॉमिक लेयर, एएलडी जिसको बोलते हैं, सिक्वेंशियल सेल्फ लिमिटिंग रिएक्शंस इसमें आ जाएंगे, और सोल जेल कोटिंग आ जाएगी, जिसमें लिक्विड प्रिकर्सर्स डिपॉजिटेड देन ड्राइड। इसको भी हम जब नैनो स्टार्ट किया था तो शुरू में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज, इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू हैव अ नो हाउ अबाउट दीज थिंग्स, कि क्या क्या जो है मेन मेथड्स आ जाते हैं पीवीडी में और सीवीडी में। तो पीवीडी जो है वो आपके नोट्स में, आपके सिलेबस में गिवन है, सीवीडी इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वी जस्ट मतलब सीवीडी में एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे सोल जेल टेक्निक को डिस्कस किया आपके कोर्स में, लेकिन ये जो है प्रॉपरली सीवीडी और एटॉमिक लेयर डेपोजिशन, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यू जस्ट हैव टू हैव अ नॉलेज अबाउट इट, कि इसके अलावा सोल जेल के अलावा और क्या क्या मेथड्स जो है वो अवेलेबल है सीवीडी के अंदर। ओके, इससे पहले कि अब हम लोग जो है फिल्म ग्रोथ कैसे होती है उसको स्टडी करें, उससे पहले हम लोग एक दफा देख लें कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी थिन फिल्म की ग्रोथ को। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स सबस्ट्रेट टेम्परेचर। होप यू रिमेम्बर सबस्ट्रेट क्या था, ये याद है, हमने पीवीडी किया था। आई टोल्ड यू कि ये आपका जो है वो सबस्ट्रेट होगा जिसके ऊपर थिन फिल्म फॉर्म होगी। तो सबस्ट्रेट वो बल्क है जिसके ऊपर आपने थिन फिल्म फॉर्म करनी है, दैट इज नोन एज योर सबस्ट्रेट। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर डेपोजिशन रेट, कि आपके पास इसके ऊपर ये जो जाकर पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं उनका डेपोजिशन रेट क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सरफेस एंड इंटरफेस एनर्जी, कि सरफेस एनर्जी क्या है, इंटरफेस एनर्जी क्या है, ये हमने सरफेसेस एंड इंटरफेसेस में स्टडी किया था। लैटिस मिसमैच, आपने वहां पे तीन तरह के जो है वो देखे थे जब आपने ये स्टडी किया था इंटरफेसेस को। तो आपने वहां पे कोहेरेंट इंटरफेसेस, इनकोहेरेंट इंटरफेसेस और सेमी कोहेरेंट इंटरफेसेस हमने स्टडी किए थे, और लैटिस किस तरह से मैच होता है, कहाँ मिसमैच होता है और कहाँ पे वो पार्शियल मिसमैच है, इन सब चीज़ों को इन डिटेल हम लोग ऑलरेडी आपके प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, आप वहाँ पे ज़रूर उसको देखिएगा। फिर वैक्यूम लेवल प्रेशर, ये भी हमने स्टडी किया कि बहुत वैक्यूम का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो दैट विल बी अफेक्टिंग, क्योंकि वो आपकी जो थिन फिल्म है उसकी ग्रोथ को, उसकी प्योरिटी को जो है वो अफेक्ट करेगा। एड एटम मोबिलिटी, एड एटम जो है ये आपके पास बेसिकली एटम, आयन या मॉलिक्यूल है जो आपकी जो सरफेस है, जो सबस्ट्रेट की जो सरफेस है वहां पे जाके जो स्टिक करता है, एडहेयर करता है, उसको बोलते हैं एड एटम, यानी जो एडजॉर्ब करता है जाकर सरफेस पर, उसको कहते हैं एड एटम। ठीक, तो बेसिकली ये एक मुखफ़फ़ है एड्जॉर्प्शन एटम का। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है, उसमें आपका जो एटम है वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करता है, जबकि एडजॉर्प्शन में आपका जो एटम है वो सरफेस के साथ सिर्फ स्टिक करेगा, सरफेस फिनोमिना होगा, सरफेस के साथ एडहेयर करेगा। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दिस इज कि एड एटम की मोबिलिटी जो है दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ थिन फिल्म। और फिर इस बात पे भी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ इनकमिंग फ्लक्स क्या है, यानी कि ये आपके पास ये जो मटेरियल है आपका टारगेट मटेरियल, आपका जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर थिन फिल्म फॉर्म होनी है, वो दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, क्योंकि ये चीज़ बहुत अफेक्ट करेगी ऑन फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म पे। इसको भी हमने इस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, हाँ, इसके अलावा आपके पास बेसिकली दो मेन चीजें हैं, थर्मोडायनामिक्स एंड किनेटिक्स, जो कि आपके थिन फिल्म ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। अब थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या करती हैं कि वो सिस्टम की मिनिमाइज करेंगी क्या, उसकी फिल्म की सरफेस एनर्जी को, सबस्ट्रेट की सरफेस एनर्जी को और इंटरफेस एनर्जी को, ये थर्मोडायनामिक्स कंट्रोल करेगी। ठीक है, दे विल ट्राई कि सिस्टम जो है वो अपनी सरफेस एनर्जी, अपनी सबस्ट्रेट सरफेस एनर्जी, इंटरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करे। ठीक, और किनेटिक कंट्रोल, दैट विल डिटरमिन योर ग्रेन साइज, उसका टेक्सचर क्या होगा, उसकी क्रिस्टलिटी क्या है, आपकी डिफेक्ट डेंसिटी क्या है, और मेटास्टेबल स्ट्रक्चर रिटेंशन जो है। मेटास्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में आपने क्वेश्चन भी किया था, राइट? तो वहां पे आई टोल्ड यू कि आप नैनो मटेरियल्स के बारे में, कि उनकी जो सरफेस है वो नैनो मटेरियल्स जो है वो मेटास्टेबल स्टेट में क्यों रहते हैं। तो वहां पर भी डिस्कस के उसकी जो किनेटिक्स है दैट प्लेज द रोल ओवर देयर, कि जो आपके पास वहां पे जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो उनकी जो स्टेट होती है, उसकी जो एनर्जी है वो
स्टेबल स्टेट से कम और अनस्टेबल स्टेट से ज्यादा होती है, मेटास्टेबल स्टेट में वो आ जाते हैं अपनी किनेटिक्स की वजह से। तो वहां पर उसको डिफ्यूज होने के लिए, मतलब लाइक सरफेस की जो है वो क्या कंडीशन है, वो सब चीजें जो है उसकी किनेटिक्स वो कंट्रोल करती हैं उसकी, कि वो कितनी देर मेटास्टेबल स्टेट में जो है वो यूं रहता है। तो ये उसी की बात दोबारा यहाँ पर हो रही है। तो बेसिकली थिन फिल्म ग्रोथ के लिए जो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो थर्मोडायनामिक और किनेटिक कंट्रोल भी हैं, along with all others which we have studied before in the previous slide. ओके, अब आ जाते हैं मेन चीज की तरफ जो कि है हमारी थिन फिल्म ग्रोथ। थिन फिल्म ग्रोथ में ना मेजर यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो 6 मेन जो है आपके पास प्रोसेसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पीशीज, यानी वो स्पीशीज जो यहाँ पे सबस्ट्रेट के ऊपर आकर लॉक करेंगे, जो बनाएंगे थिन फिल्म को। ठीक, तो पहला स्टेप आपका इन्वॉल्व करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पीशीज को। सेकंड इज एड्सॉर्प्शन, जैसे मैंने बताया कि एड्सॉर्प्शन इज एडहेरेंस ऑफ दिस एटम ऑन टू द बल्क, तो इसको आप बोलते हो एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, यू कैन सी इट इज नॉट पेनिट्रेटिंग इन द मटेरियल, इन द बल्क। तीसरा जो है वो आपके पास होगा सरफेस डिफ्यूजन, कि वो कहाँ तक जो है वो डिफ्यूज कर सकता है आपका ये जो है मटेरियल जो है ऑन योर सबस्ट्रेट। अब डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, और अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो आपके पास डिफ्यूजन कम होगी। मटेरियल बनाते हुए मोबिलिटी जो है रिक्वायर्ड होती है, लेकिन लॉन्गर रन में हम चाहते हैं कि जो डिफिजन है वो ज़्यादा ना हो। तो खैर दैट डिपेंड्स कि आपके जो है मटेरियल उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिफिजन जो है वो आप देखते हैं। न्यूक्लिएशन, कि जिसमें आपके क्लस्टरिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है आपके ये मटेरियल की, जो टारगेट मटेरियल जो आपने सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करना है थिन फिल्म के तौर पे। तो आपके डिफरेंट जो है एटम्स आइंस वगैरह जो है वो दे स्टार्ट क्लस्टरिंग, तो दैट इज नोन एज न्यूक्लिएशन। और उसके बाद फिर आपके पास माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसमें डिटेल में आगे नीचे हम स्टडी करते हैं इसको। और उसके बाद फिर आपके पास कंटिन्यूस फिल्म्स जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। तो मेनली ये 6 मेन जो मैकेनिज्म है उसकी, इसको 6 मेन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब वन बाय वन देखते जाएंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पीशीज क्या है, इसमें मेन फिजिकल फिनोमिना क्या हो रहा होता है, और बाकियों में एड्सॉर्प्शन, सरफेस डिफ्यूजन, न्यूक्लिएशन, माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड कंटिन्यूस फिल्म फॉर्मेशन में मेन फिजिकल फिनोमिना क्या क्या है और क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इसको, इन प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पीशीज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहली चीज कि थिन फिल्म ग्रोथ इज अ डायनामिक एटॉमिक स्केल प्रोसेस। इट्स an atomic scale process that involve mass transport, energy exchange, and structural evolution. So, if we see the stepwise growth mechanism, तो first of all, transport of species. अब इसमें क्या होगा कि atoms, ions और molecules they are transported from source to substrate through ये वैक्यूम यानी कि पीवीडी मेथड हो सकता है, गैस फेज रिएक्शन हो सकता है सीवीडी यानी कि कोई लिक्विड मीडियम यानी सोल जेल मेथड भी हो सकता है, जिसके थ्रू जो है आपके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे सोर्स से सबस्ट्रेट तक। तो their kinetic energy and arrival rate strongly influence film morphology. Morphology means कि उसका जो surface, उसकी जो शक्ल हैयत है उसको बोलेंगे morphology. Okay. The second process, as we studied previously, that was adsorption, यानी कि sticking process है. Incoming atoms lose energy through interaction with surface electrons and phonons. Phonons आपने solids में, ये solid state physics में study किया होगा। phonons क्या होते हैं? Basically ये quasi particle है, ये एक quantized particle है आपकी vibrational motion का। ठीक है, तो जो रोल जैसे फोटोन आपका प्ले करता है लाइट को रिप्रेजेंट करते हुए, तो यही रोल जो है हीट और साउंड के केस में, यानी ये जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उस केस में आपके फोनॉन्स ये रोल प्ले करते हैं आपके लिए। तो बात हो रही थी कि इनकमिंग एटम्स लूज एनर्जी थ्रू इंटरेक्शन विद सरफेस इलेक्ट्रॉन्स एंड फोनॉन्स एंड बिकम एडजॉर्ब्ड, यानी कि एड एटम्स बन जाते हैं, जो भी पीछे मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं एड एटम्स। सेकेंडली जो स्टिकिंग कोफिशिएंट है दैट डिपेंड्स ऑन सरफेस क्लैनलीनेस, सरफेस कैसा है, उसकी जो क्लैनलीनेस है वो क्या है, एंड टेम्परेचर ऑफ कोर्स ऑफ द सबस्ट्रेट। और केमिकल एफिनिटी, यानी कि केमिकल एफिनिटी यानी कि डिफरेंट जो केमिकल्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, दैट विल शेप कि कौन सा कंपाउंड जो है और किस तरह से फॉर्म होता है आपके पास। ओके, थर्ड प्रोसेस वाज सरफेस डिफ्यूजन।
एज यू नो डिफ्यूजन क्या होती है, तो एटम्स जो है दे मूव ऑन द सरफेस टू फाइंड एनर्जेटिकली फेवरेबल लेटिस साइड्स। तो डिफ्यूजन लेंथ अगर हाई टेम्परेचर होगा तो लार्ज डिफ्यूजन लेंथ हैं, लार्जर ग्रेन्स बनेंगे आपके पास। और लार्जर ग्रेन्स में क्या होगा कि आपके पास कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है वहां पर, लेकिन आपके पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो समहाउ कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, उनकी जैसे स्ट्रेंथ है, उसकी जो हार्डनेस है वो कम हो जाएंगे। लो टेम्परेचर पर आपके पास स्मॉल डिफ्यूजन लेंथ्स हैं, तो यहाँ पे फाइन ग्रेन्स बनेंगे, उसकी हार्डनेस इंप्रूव होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होंगी, लेकिन ऑन द बाय कॉम्प्रोमाइजिंग देयर कंडक्टिविटीज। तो ये डिपेंड कि फिर किस तरह की फॉर्म करनी है, मतलब हम लोग उसका एप्लीकेशन क्या होगा उस लिहाज से चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। तो दिस स्टेप कंट्रोल्स न्यूक्लिएशन डेंसिटी एंड फिल्म स्मूथनेस। ये सरफेस डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो न्यूक्लिएशन डेंसिटी को और फिल्म स्मूथनेस को कंट्रोल करता है। ओके, चौथा प्रोसेस न्यूक्लिएशन का। अब न्यूक्लिएशन में क्या होता है कि आपके पास डिफ्यूजिंग एटम्स हैं आपके, जब दे क्लस्टर टुगेदर दे मीट, तो दे फॉर्म स्टेबल क्लस्टर्स जिनको न्यूक्लियाई बोलोगे, ठीक है। तो न्यूक्लिएशन क्या है कि आपके जो एटम्स हैं उनके डिफ्यूजन के बाद स्टेबल क्लस्टर्स फॉर्म करना, ताकि उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है उसको मिनिमाइज करें, सरफेस एनर्जी को। तो इनको कहते हैं न्यूक्लिएशन का प्रोसेस। अब न्यूक्लिएशन जो है वो आपके पास होमोजीनियस न्यूक्लिएशन भी हो सकती है, और वो आपके पास हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन भी हो सकती है, जो कि ज्यादा कॉमन है। होमोजीनियस न्यूक्लिएशन में क्या होगा कि आपके पास ये बल्क में फॉर्म होगा विद इन प्योर पेरेंट फेज, ठीक। और इस केस में आपको किसी फॉरेन सरफेस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। दूसरा है आप, और यहाँ पे कोई ना प्रेफर्ड साइट्स नहीं होंगे, क्योंकि हर जगह पे विद इन द पेरेंट फेज आपके पास हर जगह पे इक्वल है, मतलब उनकी जो है कोई प्रेफरेबल साइट नहीं होगी, ठीक। वहाँ पे इक्वल पॉसिबिलिटी है इसकी कि कहीं पे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रेफर्ड साइट्स नहीं है, दैट्स व्हाई इट कैन बी स्टार्टिंग एट एनीवेयर इन द पेरेंट फेज। दूसरा है हेट्रोजीनियस फेज, तो हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन। अब हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन में क्या होगा कि इट यूजुअली फॉर्म्स ऑन द सरफेस, या जहाँ पे इम्प्योरिटीज आ जाएंगे, जहाँ पे डिफेक्ट्स अपीयर होंगे, वहां पर आपके पास हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन आ जाती है। तो ये आपके पास फॉर्म होती है अराउंड द फॉरेन मटेरियल। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इसको प्रेफर ही कर रहा है सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटीज या डिफेक्ट्स के राउंड अबाउट, तो इस वजह से ये इसकी प्रेफर्ड साइट्स हो जाएंगे। और इट इज मच मोर कॉमन इन इंडस्ट्री, और मतलब लैब के दौरान में भी ये जो हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन है दैट इज मच मोर कॉमन एज कम्पेयर टू होमोजीनियस न्यूक्लिएशन। अच्छा, अब ये जो जो न्यूक्लियस साइज आपके पास बनता है उसका जो दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एनर्जी, ऑन सुपर सैचुरेशन एंड एडिटिव मोबिलिटी। ओके, नो द स्टेप 5 कि हमारे पास अगर पहले जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हो गया, हमारे पास जो है वो एड्सॉर्प्शन हो गई, डिफ्यूजन हो गई, हमारे पास न्यूक्लिएशन हो गई। अब इसके बाद जो पांचवा प्रोसेस है थिन फिल्म ग्रोथ में, वो है आइलैंड ग्रोथ एंड कोलिसेंस। कोलिसेंस का मतलब है कि क्लस्टरिंग, ये चीजों का पास पास आकर बड़ा यूं क्लस्टर बना देना, दैट इज नोन एज कोलिसेंस। तो सबसे पहले क्या है कि आपके पास आइलैंड्स फॉर्म हो रहे हैं, सबस्ट्रेट है, ये थिन फिल्म उसकी परफॉर्म हो रही है, तो ये आइलैंड्स जो है वो यूं फॉर्म हो रहे हैं आपके पास। फिर आइलैंड्स जो है उनमें कोलिसेंस होगी, यानी कि वो आपस में यूं मर्ज होना स्टार्ट कर देंगे। फिर कंटिन्यूस सरफेस आपके पास फॉर्म होती है, और उसके यूं उसके बाद जो है उसकी थिकनेस जो है वो उसमें चेंजेस आते हैं आपके पास, फिर यहाँ पर आइलैंड फॉर्म हो भी सकते हैं। So cluster grows into islands, islands merge forming grain boundaries। अब grain boundaries क्या होती हैं कि आपके पास यूं डिफरेंट ऐसे zones बन जाते हैं, ये जो इनके बाउंड्रीज हैं ये ग्रेन बाउंड्रीज कहलाते हैं। ये मैंने मल्टी क्रिस्टलाइन मटेरियल लिया है आपको समझाने के लिए कि ग्रेन्स या ग्रेन बाउंड्रीज क्या होते हैं। तो ये आपने फेरोमैग्नेट्स में भी देखा होगा, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा कि वहां पे डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं। तो यहाँ पे भी एक मल्टी क्रिस्टलाइन मटेरियल लिया हुआ है, ये डिफरेंट इसके जोन्स हैं, ये ग्रेन्स कहलाते हैं, ये इनकी ग्रेन बाउंड्रीज हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि क्रिस्टल 1 है, क्रिस्टल 2 है, और इनके दरमियान में ये ग्रेन बाउंड्रीज ही फॉर्म हो रही है। तो ग्रेन बाउंड्रीज जो है वो आपके पास फॉर्म होती हैं, वॉइड्स आ जाते हैं आपके पास, ये पॉलीमर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और कंटिन्यूस फिल्म फॉर्मेशन, यानी ये जब बन गया, कंटिन्यूस फिल्म फॉर्मेशन हो गई, तो उसके बाद आपके पास पर्कुलेशन, यानी मैक्सिमम कितना वो पर्कुलेट कर सकते हैं, वो थ्रेशोल्ड वी हैव रीच्ड, फिल्म्स बिकम इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूअस, और फर्दर ग्रोथ इंक्रीजेस थिकनेस एंड फिर वो जो है मॉडिफिकेशन जो है माइक्रोस्ट्रक्चर की वो होना स्टार्ट हो जाती है।
तो यूं ये मेन 6 स्टेप्स हो गए जो इन्वॉल्व होते हैं थिन फिल्म ग्रोथ में। अब आ जाए जो है हमने चूंकि कहा ना शुरू में कि आपके पास डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू थिन फिल्म्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो। जो उसकी प्रेपरेशन टेक्निक्स है उसकी बेसिस पे हमने ऊपर देख लिया सीवीडी पीवीडीज को। और फिर उनको जो है डायमेंशन वाइज भी हमने देख लिया कि कौन थिक पे क्या डायमेंशन होनी चाहिए, थिन कब होती है और अल्ट्रा थिन कब होगी। अब थिन फिल्म ग्रोथ की बेसिस पर 3 मोड यानी 3 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। उसमें पहली जो आपके पास है वो है वॉल्मर वेबर मोड, जिसको हम लोग आइलैंड ग्रोथ मेथड भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि फिल्म एटम्स आर मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू ईच अदर देन टू सबस्ट्रेट। आप देख सकते हो कि इनकी जो बॉन्डिंग है एटम्स की, ये जो थिन फिल्म फॉर्म कर रहे हैं, इनकी बॉन्डिंग आपस में ज्यादा है बनिस्बत थिन फिल्म के साथ बॉन्डिंग के। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो एग्रीगेशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी इनटू 3D आइलैंड्स, ठीक, यानी वो आपस में ही बॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं एटम्स। उनकी जो ये है एडहेशन टू द सबस्ट्रेट वो कम है, लेकिन उनकी जो आपस में जो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं वो ज्यादा हैं। तो इस वजह से आपके पास यूं 3D जो है वो आइलैंड्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। अब इनकी ग्रोथ सीक्वेंस क्या है कि पहले न्यूक्लिएशन जो है वो आपके पास हो रही है। यू कैन सी दिस इज न्यूक्लिएशन, कि आपके एटम्स जो है दे आर एटम्स हैं, आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर स्टार्टेड गैदरिंग। इस तरह से ये आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आइलैंड लिटरल एंड वर्टिकल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी इस तरह से और इस तरह से 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फिर ये आपस में क्या करना शुरू कर देते हैं, इनकी कोलिशन स्टार्ट हो जाती है, यानी पास आ जाएंगे ये जैसे मर्ज कर गए यहाँ पर। और फिर फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस या फिर कंटिन्यूस फिल्म्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है, रफ सरफेसेस, लार्ज ग्रेन साइज होते हैं, पॉसिबल वॉइड फॉर्मेशन होगी और पुअर वेटिंग होती है। और ये कब प्रोड्यूस होती हैं, जब लार्जर लैटिस मिसमैच होता है किसके दरमियान में, आपकी सबस्ट्रेट और आपकी थिन फिल्म जो है इनके दरमियान में लैटिस मिसमैच बहुत ज्यादा होता है, उस केस में फॉर्म होती हैं। फिर हाई फिल्म सरफेस एनर्जी हो आपके पास, और वीक फिल्म सबस्ट्रेट इंटरेक्शन हो, तो उन केसेस में आपके पास वोमर वेबर मोड यानी कि आइलैंड ग्रोथ मेथड जो है वो डोमिनेट करता है। सेकंड है हमारे पास फ्रैंक वैंडर मर्वी मोड, यानी लेयर बाय लेयर ग्रोथ वाला मेथड। ठीक, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेयर्स बनेंगे, तो दैट मीन्स के आपके पास यहाँ पर जो है एटम्स का सबस्ट्रेट के साथ फॉर्मेशन जो है वो लाइक अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। तो फिल्म बेड सबस्ट्रेट्स कंप्लीटली, you can see each atomic layer completes itself before beginning the next layer। यानी जैसे पहली लेयर है तो अब ये पहली लेयर पहले अपने आप को कंप्लीट करेगी, उसके बाद नेक्स्ट लेयर फॉर्म होगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो ये यूं जो है प्रोसेस लेयर बाय लेयर ग्रोथ का मेथड होता है। तो इसमें ग्रोथ सीक्वेंस ऐसे है कि पहले मोनोलेयर न्यूक्लिएशन होती है, यानी सिंगल लेयर ऐसे ये पूरी कंप्लीट हुई, उसके बाद स्टेप फ्लो ग्रोथ है, और फिर स्मूथ टेरेस फॉर्मेशन हो जाती है इसके ऊपर। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि एटॉमिकली स्मूथ फिल्म आपके पास फॉर्म होती है, आपके पास लो डिफेक्ट डेंसिटी होगी, हाई एपिटेक्सियल क्वालिटी होगी, यानी कि आपके पास जो सबस्ट्रेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थिन फिल्म जो है वो उसे रेसिप्रोकेट करेगी। मतलब कि इसकी जो सबस्ट्रेट की जो लेटेस्ट डायनामिक्स हैं, थिन फिल्म्स एग्जैक्टली वही जो है वो आगे लेके कंटिन्यू करता है। तो ये कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग फिल्म सबस्ट्रेट बॉन्डिंग होती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। स्मॉल लेटिस मिसमैच है और आपके पास लो इंटरफेस एनर्जी होगी, तो उस केस में आपके पास फ्रैंक वेंटर मर्वी मोड जो है वो डोमिनेट करेगा। कि इस सिलसिले में जो तीसरा मेथड है जिसको मिक्स्ड मेथड भी बोलते हो, वो है स्ट्रॉन्स्की क्रेस्टनोव मोड, यानी लेयर प्लस आइलैंड ग्रोथ, यानी इसमें दोनों चीजें होंगी। तो इनिशियली लेयर ग्रोथ अकर्स ऐसे, ठीक, बट इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी बिल्ड्स ड्यू टू लैटिस मिसमैच। तो आपके पास इनिशियली तो आपके पास ये लेयर ही फॉर्म होती है, लेकिन लैटिस मिसमैच की वजह से आप एक लैटिस मिसमैच जो है वो डेवलप हो जाएगा। बियॉन्ड क्रिटिकल थिकनेस फिल्म रिलैक्सेस स्ट्रेन बाय फॉर्मिंग आइलैंड्स, और उसके बाद फिर ये आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास लेट सपोज के एक रबर आप ले लो, रबर, और आप ना उसको एक लकड़ी का बोर्ड है उसके ऊपर लेट सपोज के कील आपने ठोके हुए हैं, ठीक है।
तो अब जो कीलों की अलाइनमेंट है वो बड़ी नेसेसरी है कि आपके जो रबर के अंदर सुराख हैं और जो कीलों की अलाइनमेंट है वो सेम हो। ठीक, आपने उनको खींच तान के किसी तरह से रबर को उसमें अटका तो दिया, लेकिन रबर में आ जाएगा स्ट्रेन। अब जैसे ही उसको मौका मिलना है तो क्या होगा, जब आप उसे रिलैक्स करोगे तो क्या होगा कि उसमें स्ट्रेन, जो स्ट्रेन पहले इसमें प्रोड्यूस हुआ है वो स्ट्रेन को खत्म करके रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि इनिशियली आपके पास यहाँ पे लेयर्स तो फॉर्म हो रही हैं, लेकिन उनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, और जैसे वो स्ट्रेन रिलैक्स होता है तो आपके पास आइलैंड फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। तो इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, आपके पास लेयर फॉर्मेशन भी है और आपके पास आइलैंड फॉर्मेशन भी है, तो इट्स अ मिक्स्ड मेथड। तो ग्रोथ सीक्वेंस ऐसे ही है, वेटिंग लेयर फॉर्मेशन, फिर स्ट्रेन एक्यूमुलेशन, फिर आपके पास 3D आइलैंड न्यूक्लिएशन होती है, और फिर क्वांटम डॉट फॉर्मेशन हो जाती है सेमीकंडक्टर्स के केस में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये हैं कि सेल्फ असेंबल्ड नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, कंट्रोल्ड आइलैंड साइज पॉसिबल है इसमें, और इम्पॉर्टेंट है ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ओके, अब यहाँ पे ऊपर वर्ड हमने पढ़ा सेल्फ असेंबल्ड का, तो ये आपके कोर्स में शामिल है, सेल्फ असेंबल्ड फिल्म्स भी। तो ये आपके नोट्स में शामिल नहीं है, वो आप अपने यहाँ से ही देख लेना है। इसमें हम सेल्फ असेंबल्ड फिल्म्स में देखेंगे कि ये होती क्या है, इनका कंपैरिजन लेंगे कि इसमें और जो नॉर्मल थिन फिल्म्स होती हैं उनमें मेनली क्या डिफरेंस होता है। तो सेल्फ असेंबल्ड जैसे नाम से जाहिर है जो खुद असेंबल हो रही होंगी, तो सेल्फ असेंबल्ड फिल्म्स आर थिन फिल्म्स दैट फॉर्म स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, spontaneously is very important here. When atoms, molecules, or nanoparticles organize themselves into ordered structure on a substrate due to internal physical or chemical interactions without strong external patterning or mechanical control. तो यही मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जो प्रीवियसली आपने थिन फिल्म्स पढ़े हैं वहां पर आप एक्सटर्नल पैटर्निंग या मैकेनिकल कंट्रोल होता है, लेकिन सेल्फ असेंबल के केस में ऐसा नहीं होगा। ये फिल्म्स जो है थिन फिल्म्स वो स्पॉन्टेनियसली फॉर्म कर रही होती हैं। तो in simple terms, the material automatically arranges itself into stable structure. In self-assembly, the deposited species are not forced into position by high energy processes. Instead, they move, interact, and settle into the most stable arrangement on their own. So this happens because every physical system tries to reach minimum free energy, most stable state. तो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ कि सेल्फ असेंबल्ड फिल्म्स जो हैं दे आर लाइक स्पॉन्टेनियसली फॉर्म करती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल पैटर्निंग और मैकेनिकल कंट्रोल टू अचीव मिनिमम फ्री एनर्जी स्टेबल स्टेट फॉर्म करने के लिए। तो जो थिन फिल्म दूसरी है उसमें क्या होगा कि उसमें आपके पास एक्सटर्नल पैटर्निंग या मैकेनिकल कंट्रोल होता है कि एक जो सरफेस के ऊपर मिनिमम फ्री एनर्जी जो है वो अचीव करने के लिए। तो दैट्स द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन दीज टू। तो स्टेप वाइज सिंपल पिक्चर इसकी अगर देखे जाए तो सिंपली जैसे पिछले केस में था, यहाँ पे भी अराइवल ऑन सरफेस मॉलिक्यूल्स और नैनो पार्टिकल दे रीच द सबस्ट्रेट, जैसे प्रीवियसली थिन फिल्म्स के केस में आपने किया। इनिशियल अटैचमेंट यानी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, फिर मूवमेंट ऑन द सरफेस यानी सेल्फ सर्चिंग बिहेवियर, दे डिफ्यूज ऑन द सरफेस यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस। इन शॉर्ट ये डिफ्यूजन है, ठीक है। ये अराइवल यानी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स या नैनो पार्टिकल्स ऑन द सबस्ट्रेट, ये एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस। तीसरा आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है। चौथा जो है आपके पास इंटरेक्शन विद नेबरिंग स्पीशीज यानी न्यूक्लिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस दौरान में न्यूक्लिएशन के दौरान में वो केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है, वैंडरवॉल अट्रैक्शन हो सकता है यानी वीक आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो मोमेंटरीली वहां पर डायपोल फॉर्म कर सकती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो सकती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये डिफरेंट जो स्पीशीज हैं अपने नेबरिंग स्पीशीज के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे। दीज फोर्सेस यानी कि वैन डर वॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज फोर्सेस हेल्प देम अलाइन, पैक और क्लस्टर इन एन ऑर्डर्ड वे। न्यूक्लिएशन का प्रोसेस जो है, ठीक है। और उसके बाद हाँ यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ऑल्टरिंग का प्रोसेस, ठीक है, दिस वोंट बी देयर, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि फाइनली स्टेबल ऑर्डर्ड लेयर आइलैंड्स या वायर्स या डॉट्स जो है दे फॉर्म ऑटोमेटिकली। तो दस द स्ट्रक्चर इज मेनली डिटरमिन्ड बाय सरफेस एनर्जी बैलेंस, मोलेकुलर शेप, इंटरेक्शन स्ट्रेंथ और स्ट्रेन रिलैक्सेशन। तो दिस इज वाई सेल्फ असेंबली इज कॉल्ड अ बॉटम अप नैनो फैब्रिकेशन प्रोसेस, ठीक। थिन फिल्म्स का जो प्रोसेस है ओवरऑल ये वैसे बॉटम अप जो है वो प्रोसेस आपने पढ़ा था ना, एक टॉप डाउन और बॉटम अप शुरू में बिल्कुल जब हम लोगों ने नैनो स्टार्ट किया है। तो ये जो प्रोसेस है आपका थिन फिल्म्स का ये बॉटम अप नैनो फैब्रिकेशन प्रोसेस है।
आप इसकी भी टाइप्स देख लिए जाएंगे। सेल्फ असेंबल फिल्म्स की कितनी टाइप्स हैं, तो मेनली 3 टाइप्स हैं इसकी। सेल्फ असेंबल मोनोलेयर्स, यानी सिंगल मोलेकुलर लेयर फॉर्म ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हेड ग्रुप एंड सबस्ट्रेट। जैसे एग्जांपल है इसका थायोल मॉलिक्यूल्स ऑन गोल्ड सरफेस। सेकेंडली, लेयर बाय लेयर जो है सेल्फ असेंबली, तो मल्टी लेयर फिल्म फॉर्म्ड बाय alternate adsorption of oppositely charged materials. It gives very precise thickness control. और तीसरा है आपके पास ट्रेन ड्रिवन सेल्फ असेंबली, that occurs during epitaxial growth when lattice mismatch strain causes spontaneous islands, quantum dot formation. ओके, लास्टली यहाँ पर स्लाइड में मैंने इन दोनों को जो है वो डिफरेंस, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ असेंबल्ड फिल्म्स एंड कन्वेंशनल थिन फिल्म्स, इसको हमने यहाँ पे ले लिया है। अब जैसे इनके जो मेन मेन फीचर्स हैं और फिर इनका कंपैरिजन ले लिया है। तो सबसे पहले जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है, सेल्फ असेंबल्ड फिल्म्स के केस में थर्मोडायनामिक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक। तो कोई एक्सटर्नल पैरामीटर नहीं है यहाँ पर। तो कन्वेंशनल थिन फिल्म्स के केस में क्या होता है कि एक्सटर्नल डेपोजिशन कंट्रोल होता है। आप एनर्जी रिक्वायरमेंट सेल्फ असेंबल्ड फिल्म की लो से मॉडरेट होती हैं, लेकिन कन्वेंशनल फिल्म्स की अमूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्वाइट हाई होती हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ये ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग है इसमें, यहाँ पे ग्रोथ डिपेंड्स ऑन प्रोसेस पैरामीटर्स। यहाँ पर थिकनेस प्रेसिजन मोलेकुलर लेवल की है, यहाँ पे दैट इज लिमिटेड बाय डेपोजिशन कंट्रोल। और जो टिपिकल मॉर्फोलॉजी है, ये इनकी जो शक्ल हैयत जो है, ये मोनोलेयर्स होती हैं या नैनो डॉट्स की फॉर्म में होता है, और ये अमूमन कंटिन्यूस पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये थे मेन मेन डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ असेंबल्ड फिल्म्स एंड कन्वेंशनल थिन फिल्म्स। यहाँ पे आज हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। अब लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके नोट्स में नहीं होंगी, और कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल में हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको नो हाउ ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो बेसिक फिनोमिना है उनकी क्लैरिटी होगी, फिर नेक्स्ट आप इसको लेकर चल सकते हो। तो आपके नोट्स में बेसिकली सिर्फ थिन फिल्म्स होती क्या हैं, डायमेंशन वाइज उनको डिस्कस कर लिया है, और जो ग्रोथ वाइज 3 मोड्स हैं आपके, जो अभी आपने देखा कि ये आपके पास लेयर ग्रोथ है, यानी फ्रैंक वैंडर मर्वी ग्रोथ जो है। उसके अलावा आपके पास जो है आइलैंड या फिर वॉर्मर वेबर ग्रोथ है। और वो जो मिक्स्ड ग्रोथ मेथड्स हैं, उनकी बेसिस पे थिन फिल्म्स को कैसे डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को आपके नोट्स में डिस्कस किया गया है। तो लेकिन फॉर आप उन पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ों को भी आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको थोड़ा सा नो हाउ डेवलप हो, थिन फिल्म्स क्या हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, पर्पस क्या था। और सेल्फ असेंबल जो है जो फिल्म्स हैं, थिन फिल्म्स, इनके बारे में आपके नोट्स में मौजूद नहीं है, लेकिन दैट इज़ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो उसको बेशक आप इन्हीं स्लाइड से कर लीजिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। So I will try my best to answer all your queries. So that's it for today. Allah Hafiz.